Good afternoon, everybody. Good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Good afternoon. मैं आप लोगों को एक बार लास्ट क्लास के टॉपिक्स रिकॉल करवा रहा हूँ. आइसोमेरिज्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था एंड अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. एक पर्टिकुलर टाइप का आइसोमेरिज्म आज भी हम डिस्कस करेंगे. आइसोमेरिज्म यू नो इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स. कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है. एंड दिस फिनोमेनन to exist in different structures with same molecular formula is called isomerism. Just like the organic compounds, जैसा हमने क्लास 11 में ऑर्गेनिक में पढ़ा था, even in coordination compounds the isomerism is categorized into the same two types, the structural isomerism and the stereoisomerism. यही दो कैटेगरीज आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते थे क्लास 11 में, लेकिन इनके सब टाइप्स अलग अलग है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसका बेसिक डिफरेंस आपको याद है, मैंने लास्ट क्लास में डस्टर और पेन की हेल्प से समझाया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम को एक्चुअली उसकी पोजीशन से शिफ्ट करके किसी न्यू पोजीशन में माइग्रेट कर दिया जाए तो वो स्ट्रक्चर में फिजिकल चेंजेस, एक्चुअल चेंजेस हमने करे, वो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. लेकिन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसी एटम की एक्चुअल पोजीशन शिफ्ट नहीं करी जाती, सिर्फ उसका एक रिलेटिव एंगल, रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज करी जाती है. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के मैंने चार टाइप्स आपको बता दिए थे. द लिंकेज आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. लिंकेज आइसोमर याद आ रहा है आपको क्या था? द लिंकेज आइसोमर ड्यूरिंग द, पास कर लो कार्तिक के पास कर लो. लिंकेज आइसोमरिज्म में मैंने आपको बताया था कि द लिंकेज आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड ओनली बाय दोस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच एसेंशियली कंटेन द एम्बिडेंटेट लिगेंड्स. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था K3FeCN6 और एक में FeNC6 कर दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे लिंकेज का डिफरेंस हो गया था, एक बार Fe की लिंकेज कार्बन से थी और एक बार नाइट्रोजन से थी, लेकिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम. उसके बाद हमने देखा था आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दैट वाज वेरी सिंपल. आयोनाइजेशन आइसोमर्स वो होते हैं which in spite of having the same overall formula they produce different ions or dissolving in water. जैसे आप एग्जांपल देखिए, एक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा होगा जिसमें Cl अंदर होगा, Br बाहर होगा, दूसरे वाले में Br अंदर Cl बाहर कर दिया था. फिर तीसरा टाइप का आइसोमेरिज्म था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, और उसे सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है कई बार. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली एग्जिबिटेड इन केस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज अ लिगेंड. और यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि the various isomers differs from each other in the distribution of water molecules inside and outside the bracket. टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सब में सेम रहेंगे, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन एंड आउटसाइड द ब्रैकेट वो बदलता रहता है. जो भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर रहते हैं उन्हें वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, और जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं. इनकी नेमिंग करते वक्त मैंने आपको बताया था सारा नाम ऐसे रहेगा, और जो बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले वाटर है उन्हें मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट इस तरह से बोल दिया जाएगा. Coordination isomerism is a kind of isomerism which is exhibited by those coordination compounds in which both cation and anion are complexes. जिसमें cation भी स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, anion भी स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं, दो coordination sphere होते हैं. ठीक है, और these isomers differs in the distribution of the metal atom within the two coordination bracket. कैटायन वाले ब्रैकेट का मेटल एनायन वाले ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया, एनायन का कैटायन में शिफ्ट कर दिया, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, लेकिन वो आइसोमेरिक होगा. चाहिए. उसके बाद वी स्टार्ट, पहले तो बताइए इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो कोई डाउट नहीं है ना, सबको क्लियर है. उसके बाद हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा था, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ऑप्टिकल अभी हमें करना है, ज्योमेट्रिकल इन 4 कोऑर्डिनेट हम डिस्कस कर चुके थे. मैंने आपको बताया था ना, पहले हम 4 कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे हर कैटेगरी, फिर 6 कोऑर्डिनेट के. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया था कि 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस भी दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट ही नहीं हो पाता, क्योंकि टेट्राहेड्रल में मैंने अभी आपको बताया ना डस्टर और पेन की हेल्प से कि स्टीरियो आइसोमर्स में हम रिलेटिव पोजीशन चेंज करते हैं, एक्चुअल पोजीशन नहीं चेंज करते. और आपको याद होगा टेट्राहेड्रल में सेंट्रल मेटल एटम से हर लिगेंड 109.5 डिग्री के एंगल पे लगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द रिलेटिव एंगल ऑफ एनी लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर लिगेंड. अगर मैं किसी लिगेंड को हटा के किसी दूसरे लिगेंड के जगह लगा भी देता हूं
तो भी वो आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, दोबारा से वो उतने ही एंगल पे आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर लिगेंड, because tetrahedral is a very symmetrical molecule, it is not possible to change the relative position of any ligand. लेकिन हाँ, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है तो वहां पे आप सिस और ट्रांस जैसे आइसोमर्स बना सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमारे लिए हमेशा पॉसिबल होता है कि हम दो लिगेंड्स को एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल अपार्ट रखते हैं तो वो सिस आइसोमर बन जाता है, और 180 डिग्री एंगल अपार्ट रखते हैं तो ट्रांस आइसोमर बन जाता है। तो हमने जो भी 4 कोऑर्डिनेट में आइसोमेरिज्म डिस्कस करा था वो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर टाइप्स के लिए ही डिस्कस करा था। स्क्वायर प्लेनर के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको डिस्कस करने थे, एक तो MABCD, जब मेटल एटम के साथ चारों लिगेंड अलग अलग हैं, उसमें मैंने आपको बताया था सच कंपाउंड विल एग्जिबिट 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन्हें बनाने का तरीका होता है कि किसी भी एक लिगेंड को फिक्स करके बाकी तीनों को स्क्वायर पे साइक्लिकली रोटेट करते रहेंगे जब तक दोबारा वैसा ही स्ट्रक्चर ना बन जाए। यहाँ पे जो 3 आइसोमर बनेंगे आप उन्हें कोई नेम नहीं देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इन आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होगा कि हर एक लिगेंड हर दूसरे लिगेंड के सिस में भी आ चुका होगा और ट्रांस में भी आ चुका होगा। इसके अलावा MA2B2 होता है, MA2B2 में सिस और ट्रांस दो पैटर्न्स बन सकते हैं। उसके अलावा उस दिन शायद अनन्या ने बताया था A2BC, वो भी सेम पैटर्न है। A2BC में भी A2 है ना, अगर दो लिगेंड एक जैसे हैं तो सिस ट्रांस बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेट करवाया था। 6 कोऑर्डिनेट में पहली ही पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट दैट वाज एक्चुअली सपोज्ड टू बी लर्न्ड, वो एक तरह से रटने वाला कॉन्सेप्ट था, MABCDEF। जब मेटल एटम के साथ 6 के 6 लिगेंड्स अलग अलग होते हैं तो यू हैव टू लर्न कि ये 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके। फिर इसके बाद मैंने आपको इसी के बाद मैंने A2B2C2 करवाया था सीधे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप हमने करा था MA2B2C2, यानी कि 3 पेयर ऑफ लिगेंड है, हर लिगेंड दो बार है, लाइक Cl2NH3 होल ट्वाइस, वाटर होल ट्वाइस। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनाकर देखी थी। इफ यू रिमेंबर, हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी जिसमें ऑल सिस बना सके हम, हर लिगेंड को अपने ही जैसे दूसरे पेयर के रेस्पेक्ट में सिस में रखा हमने। एक ऑल सिस बना था, एक ऑल ट्रांस बना था, एक हमने 2 ट्रांस 1 सिस बनाने की कोशिश करी लेकिन वो बन नहीं पाया था, 2 सिस 1 ट्रांस बन गया था, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटीज एनालाइज कर पाए हम। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक 1 सिस बन रहा था, सॉरी एक ऑल सिस बन रहा था, एक ऑल ट्रांस बन रहा था, लेकिन 2 सिस 1 ट्रांस के 3 टाइप्स बन पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उस 1 ट्रांस पोजीशन पे आप क्या कौन सा लिगेंड प्लेस करते हैं। तो 2 सिस 1 ट्रांस 3 टाइप्स का, एक ऑल सिस एक ऑल ट्रांस, तो टोटल हो गए थे 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सही है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये जनरल पैटर्न दे देंगे या फॉर्मूला दे देंगे A2B2C2 का, और आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। उसके बाद एक और टाइप हम इसमें डिस्कस करेंगे। द थर्ड टाइप विद इन दिस कैटेगरी इज टाइप MA3B3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, MA3B3। हाँ शशांक बोलिए। सर एक डाउट था, मतलब आइसोमर्स का नहीं है बोलो सर, फिर, मेरे को इसी पूछना है चैप्टर का कि है या नहीं? सर इसी चैप्टर का। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने वर्ना कोऑर्डिनेशन थ्योरी में भी बताया कि 4 और 6 के बारे में बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता? मैंने आपको बताई ये बात बताई थी मैंने शशांक की कोऑर्डिनेशन नंबर हम अपने सिलेबस में 4 और 6 वाले ही पढ़ रहे हैं, बट देयर आर कंपाउंड्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो उनकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, जैसे आपने PCL 5 पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 भी हो सकती है, 7 वाले पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती हैं, जैसा आपने VSEBR थ्योरी में पढ़ा था। बट हमें वो सब नहीं पढ़ने, हमें अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं। और जब मैं अपने सिलेबस की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ CBSE के सिलेबस की नहीं, कॉम्पिटिटिव की भी बोल रहा हूं। वहां पे भी आपको 4 और 6 कोऑर्डिनेट 2 ही टाइप्स पढ़ने, सो दैट्स व्हाई हम उन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके, देखिए टाइप MA3B3, इसका पहले तो एक एग्जांपल देखिए, CrNH3 होल थ्राइस Cl3। नाम बताइए, कार्तिका बताओ। और मैं इसके 4 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, आप नाम बताइए, जब तक सब लोग सोच लीजिए इसका नाम। बोलिए कार्तिक। अमोनिया, अमोनिया बोलते हैं इसे।
एज अ लिगेंड से अमोनिया, भूलने वाली चीज नहीं है कि आपसे भूल जाए, लिगेंड्स का नेम आपको याद रखना है। खुशी आप बताइए। सर ट्राई अमोनिया नहीं, अमोनिया नहीं, ट्राई क्लोरीन, जितने में मैं किसी एक से पूछ रहा हूँ उतने में बाकी लोग देख लेते हैं ना पीछे की क्या बोलते हैं इसे। बोलिए अनन्या बोलो। क्रोमेट, दिस इज ट्राइअमीन ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम 3। सही है, नाम समझ में आ रहा है, ट्राइअमीन ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम 3। देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनती है, मैं लिगेंड्स लगा रहा हूं इसमें, आप जरा ध्यान से देखिएगा और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। NH3 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 Cl Cl Cl। आपको सिर्फ एक चीज, छोटी सी चीज एनालाइज करनी है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन चारों स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए और ये देख के बताइए कि ये चारों स्ट्रक्चर एक जैसे ही हैं या ये चारों अलग अलग। सबसे में क्या देखा आपने सेम के लिए पंकज? लास्ट वाला अलग है, शुरू के 3 सेम है। आयुषी लास्ट वाला डिफरेंट है क्योंकि क्लोरीन के अगर आपस में पोजीशन देखें तो 180 डिग्री पे आ रही है, मतलब 2 क्लोरीन इसमें ट्रांस में आ रहे हैं और बाकी किसी में 2 क्लोरीन ट्रांस में नहीं आ रही है, कहना चाह रहे हैं। और सभी बताइए, जो ऑनलाइन है वो बताइए। स्टार्टिंग के 3 सेम है और आखिरी वाला डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, देखिए ये तो आप सब लोगों ने बिल्कुल सही एनालाइज करा कि शुरू के 3 लास्ट वाले से थोड़े अलग है। लास्ट वाले में डेफिनेटली एक पेयर आपको सेस में ट्रांस में नजर आ रहा है, अमोनिया अमोनिया का भी एक पेयर आपको ट्रांस दिख जाएगा, Cl Cl भी ट्रांस दिख जाएगा। शुरू के 3 में आपको कोई ट्रांस नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि शुरू के 3 बेशक लास्ट वाले से अलग हैं, लेकिन क्या वो तीनों एक ही हैं? मतलब एक ही स्ट्रक्चर को मैं अलग अलग तरह से दिखा रहा हूं या वो है ही एक्चुअली एक जैसे दिखने वाले 3 स्ट्रक्चर्स? देखिए ध्यान से, आपको मालूम है इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, या ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर के ऊपर भी एक पिरामिड बनता है, स्क्वायर के नीचे भी एक पिरामिड बनता है। आपको याद होगा ये वाला जो बॉन्ड मैंने ऊपर दिखा रखा है बोर्ड में, आपको ये यहां दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये यहां पे होता है। और इमेजिन करो ये अमोनिया जो है ना चारों कॉर्नर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक पिरामिड बने, एक पिरामिड पीछे भी बनेगा। अच्छा, ऊपर जो पिरामिड बनेगा उस पिरामिड के कितने फेसेस होंगे? 4 फेसेस। मैं भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और 4 फेसेस पीछे वाले पिरामिड के भी होंगे, तो टोटल 8 फेसेस वाली एक फिगर बनेगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। तो मैं आपको सभी चारों में ना ऊपर वाला पिरामिड बनाकर दिखा रहा हूं, डॉटेड से ऊपर वाला पिरामिड बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट 3 डायमेंशनली, विजुअलाइज करने की कोशिश करिए 3 डायमेंशनली इसे। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि एक पिरामिड ऊपर को उठा हुआ है, ऐसे एक पिरामिड पीछे होगा, ठीक है। इस पहले स्ट्रक्चर में सब लोग जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से एनालाइज करिएगा। पिरामिड के 4 फेसेस होते हैं ना, देख के बताइए क्या तीनों अमोनिया पिरामिड के किसी सेम फेस पे लाई कर रहे हैं? यस। क्या तीनों अमोनिया पिरामिड के किसी सेम फेस पे लाई कर रहे हैं? पिरामिड के 4 फेसेस हैं,
क्या उनमें से किसी एक फेस पे तीनों अमोनिया आ रहे हैं? इस पहले वाले में बोल रहा हूँ, सिर्फ और कहीं नहीं देखना। अरे यस सर, आ रहे हैं। कौन से वाले फेस पे? राइट वाले फेस पे, दिस वन। यहां पे देखिए क्या तीनों एक फेस पे आ रहे हैं? कौन सा वाला? फ्रंट वाला, ठीक है, द फ्रंट फेस। ये क्या यहाँ पे तीनों अमोनिया एक फेस पे आ रहे हैं? यस। यस सर। पीछे वाले फेस पे यहाँ पे आ रहे हैं? नो नो सर। यहाँ नहीं आ रहे। इसका मतलब पहले वाला, इन तीनों स्ट्रक्चर को इमेजिन करिए कि अगर मैं इस टिप पे से पकड़ के घुमा घुमा के दिखा रहा हूं, ठीक है, ये फेस अभी साइड में था, मैंने थोड़ा सा आगे को टर्न कर दिया तो यही फेस आगे आ गया, ये ऐसा बन गया। अगर मैं इसी पीछे टर्न कर दूं तो यही फेस पीछे चला जाएगा। तो बेसिकली ये एक ही मॉलिक्यूल है जिसे मैं रोटेट कर करके आपको दिखा रहा हूं। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक ही मॉलिक्यूल है जो तीन अलग अलग तरह से आपको नजर आ रहा है, बस एक ही मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने दो ही टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एक ये और एक ये याद रखिएगा, यहाँ पे सिस और ट्रांस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर तीनों लिगेंड A3B3 में, इफ द थ्री लिगेंड्स लाइज ऑन द सेम फेस ऑफ द पिरामिड, एक तीनों एक जैसे लिगेंड सेम फेस ऑफ द पिरामिड पर लाई करते हैं, तो उस आइसोमर को बोलते हैं फेशियल आइसोमर। शॉर्ट में आप बुक्स में देखेंगे FAC लिखा हुआ मैंने, फेस आइसोमर। और जहां पे तीनों लिगेंड एक फेस पे नहीं होते, कोई एक लिगेंड आउट ऑफ द फेस चला जाता है, उसे बोलते हैं मेरिडोनियल, मेरिडोनियल आइसोमर। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि A3B3 में दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो तीनों लिगेंड एक फेस पे होंगे या नहीं होंगे। अगर तीनों सिमिलर लिगेंड लाइज ऑन द सेम फेस ऑफ द पिरामिड तो वो आइसोमर कहलाएगा फेशियल आइसोमर, और अगर सेम फेस पे नहीं लाई कर रहे तो वो कहलाएगा मेरिडोनियल आइसोमर। तो टाइप MA3B3 will exhibit two geometrical isomers, facial and meridonial। ठीक है, आप फेशियल, एक फेशियल बना लो, तीनों बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक फेशियल बना लो, उसमें पिरामिड को शेड करके दिखा देना, और एक मेरिडोनियल बना लो। और पहले लिख लो टाइप A3B3 के आगे will exhibit two geometrical isomers, will exhibit two geometrical isomers। That is facial and meridonial। A3B3 will exhibit two geometrical isomers, facial and meridonial। करा सब लोगों ने? इज इट क्लियर? इरेज कर दूं इसे, सबको क्लियर हो गया ये वाला टाइप? एक टाइप और करेंगे इसमें, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, देख के बताना उसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या आपको। टाइप MAA होल ट्वाइस BC, AA होल ट्वाइस BC। कुछ आ रहा है समझ में? मतलब A, देखो A, अगर मैं सिर्फ A लिखता तो A इज अ जनरल फॉर्मेट फॉर अ यूनिडेंटेट लिगेंड। AA इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे EN दो बार हो गया। तो देखिए AA एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड दो बॉन्ड बनाता है,
मैंने ए होल ट्वाइस दे रखा है, तो इसका मतलब 2 बाइडेंटेट लिगेंड, 4 बॉन्ड इन्होंने बना लिए और 2 ये बनाएंगे, तो 6 कोऑर्डिनेट हो गया ना ये। जैसे इसका एग्जांपल देखो फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इज से CuEn होल ट्वाइस BrCl, इस टाइप का। ए होल ट्वाइस का मतलब समझ गए ना, ठीक है। सिर्फ ए लिखता हूं तो वो यूनिडेंटेट की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, ए लिखता हूं तो वो बाइडेंटेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे इसका नाम होगा ब्रोमाइडो क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर 2, ब्रोमाइडो क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर 2, ठीक है। इस कंपाउंड का एक आइसोमर बनाते हैं Cu En, मैंने आपको बताया था बाइडेंटेट लिगेंड इस तरह से कनेक्ट होता है दो तरफ से, ठीक है। BrCl, एक ये देखिए Cu En BrCl, आप बताइए, चाहे वो BrCl के रेस्पेक्ट में देख लीजिए या En के रेस्पेक्ट में देख लीजिए, जब आमने सामने लगे होते हैं अपोजिट तो ये होता है ट्रांस, और जब बराबर बराबर में लगे होते हैं तो ये होता है सिस, ठीक है। तो दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। तो ये वाला टाइप भी AA होल ट्वाइस BC भी इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखिएगा। टाइप MAA होल ट्वाइस BC विल एक्सिबिट 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये मैंने BC ले रखा है, B2 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 2 बाइडेंटेट लिगेंड और 2 यूनिडेंटेट लिगेंड, कोई से भी हो सकता है। तो बताइए सब लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, कर लिया नोट? देखिए वैसे तो 6 कोऑर्डिनेट में कॉम्बिनेशंस और भी बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन हमें यही 3-4 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस देखने थे। एक बार फिर से रिकॉल करिए 6 कोऑर्डिनेट में हमने क्या क्या डिस्कस करा। एक तो ABCDEF, 6 के 6 लिगेंड अलग अलग, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर हमने देखा A2 B2 C2, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल सिस ऑल ट्रांस और 3 तरह के 2 सिस 1 ट्रांस। फिर हमने अभी देखा A3 B3, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फेशियल एंड मेरिडोनियल। और एक हमने ये देखा AA होल ट्वाइस BC, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस। सही है, ये रेलेवेंट कॉम्बिनेशंस हैं। वैसे कॉम्बिनेशंस और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। अब देखिए, हाँ, अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in 4 coordinate complexes. देखिए जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो हम लोगों ने देखा अभी कि सिस ट्रांस जैसा कॉन्सेप्ट होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री या 90 डिग्री का अलाइनमेंट देखा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मालूम है क्या होता है मृणालिनी, शुभम, खुशी? अनन्या? Optical isomerism is the non-superimposability of a compound over its mirror image. पढ़ाया तो था अच्छी तरह,
ठीक है। अगर आप किसी कंपाउंड को मिरर में देखते हैं और मिरर में उसकी एक इमेज बनेगी, और उस कंपाउंड को अगर आप उसकी इमेज के ऊपर रखते हो बिल्कुल मैच कर जाता है, सारे ग्रुप्स के ऊपर सारे ग्रुप बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड आ जाते हैं, सुपर इम्पोज कर जाता है, तो हम बोलेंगे ये तो सेम ही चीज बन गई, नो आइसोमेरिज्म। लेकिन जहां पे कंपाउंड अपनी इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर पाता, वहां पर हमको बोलते हैं कि मिरर के अंदर और बाहर कुछ नया बना। ठीक है। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और इन्हें इनैंशियोमर्स भी बोलते थे, आपको याद होगा हमने बहुत डिटेल में हेलोएल्केन्स वाले चैप्टर में पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, वही सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये तो क्लियर हो गया कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को बोलते हैं। वो चीज आपको लिख लो, आप शॉर्ट में लिख लो, एक लाइन लिख लो, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल, optical isomers are the non-superimposable mirror images of each other, non-superimposable mirror images of each other। अब देखिए, सबसे पहले जब हम 4 कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ध्यान से देखना, मान लीजिए मैं एक टाइप ले लेता हूं M A2 B2 स्क्वायर प्लेनर। मैं पहले स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं, अभी कुछ नोट नहीं करिएगा, मैं आपको बस थ्योरेटिकली लिखवाऊंगा, यहां पे हमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। M A2 B2 दो टाइप का हो सकता है, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। ठीक है। A A B B ये कौन सा है, सिस या ट्रांस? सिस। अगर मैं इसके सामने मिरर बनाता हूं और अक्रॉस द मिरर इसकी इमेज देखता हूं, तो ऐसी नजर आएगी, ए के सामने ए नजर आएंगे, बी के सामने बी नजर आएंगे। बताइए ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं या नॉन सुपर इम्पोजेबल? सब लोग बताइए, और कैसे चेक करते हैं? क्या हम इसे ऐसे इसके ऊपर पलट के रख दें? तो कायरलिटी है इसमें, इसलिए आप बोल रहे हैं सुपर इम्पोजेबल। बोलो। चलो एनीवेज कायरलिटी पे भी आएंगे, ठीक है, कायरलिटी आपको याद है, दैट्स गुड थिंग। बट ये याद रखिए, अभी इसको आप चेक करिए कि ये बिल्कुल फ्लैट मॉलिक्यूल है ना, बिल्कुल प्लेनर स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में अगर आप इमेजिन करो इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल मैं इसे पलट के ऊपर रख देता हूं, तो सारे बॉन्ड्स के ऊपर बॉन्ड, ग्रुप के ऊपर ग्रुप आ जाएंगे कि नहीं आ रहे? पलट Yes, आप पलट के रखना अलाउड था कि नहीं था? कुछ भी करके रखना अलाउड था, ऐसा नहीं था कि एज इट इज उठा के रखना है, आप फ्लिप करके रख सकते थे, रोटेट करके रख सकते थे, किसी भी तरह से आपको सुपर इम्पोज कर देखना होता है, कैसे भी हो जाए। तो ये पलट के रखने से सुपर इम्पोज हो जाए। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर इसका ट्रांस होता तो क्या करता? ए बी ए। आप बताइए, अब भी तो पलट के रखने में सुपर इम्पोज हो जाता। और इमेजिन करो कुछ भी होता, जो भी हमने डिफरेंट टाइप्स करे थे, ए बी सी डी ले लें, A3 B3 ले लें, ए बी सी डी ले लो, आप कायरलिटी की बात कर रहे हो, तो ये कायरल हो गया, ए बी सी डी, यहां पे ए बी सी डी। अब बताओ क्या ये पलट के रखने पर सुपर इम्पोज करेगा? ये भी कर जाएगा। yes, sir. इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विल नेवर एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उनका कोई सा भी टाइप ले, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल होते हैं। टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल फ्लिप करके रखने पे हमेशा, चाहे कुछ भी टाइप हो, वो हमेशा अपनी इमेज को सुपर इम्पोज कर जाए। ठीक है। अब चेक करते हैं कि फिर टेट्राहेड्रल में क्या होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ एक टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और वो होगा ये वाला, जब कायरलिटी होगी, जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था। ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर एम ए बी सी डी ऐसे बनेगा, एम ए बी सी डी, और ये तो मैंने आपको मॉडल्स की हेल्प से दिखाया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब कायरलिटी होती है तो वो सुपर इम्पोज नहीं करती। तो पूरे 4 कोऑर्डिनेट में, इन होल 4 कोऑर्डिनेट इंक्लूडिंग बोथ स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर का तो कोई सा भी टाइप करेगा ही नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और टेट्राहेड्रल का सिर्फ ये वाला टाइप करेगा, एम ए बी सी डी। टेट्राहेड्रल का भी और कोई टाइप नहीं करेगा। A2 B2 ले लो, A3 भी ले लो टेट्राहेड्रल में, क्योंकि फिर अकायरल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कायरलिटी नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन कायरलिटी भी सिर्फ टेट्राहेड्रल में देखी जाएगी, स्क्वायर प्लेनर में तो कायरलिटी भी फेल हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को?
या आप कह लीजिए स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि प्लेनर होते हैं तो उनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री से कायरलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे मीजो कंपाउंड्स में हो जाती है। सही है, तो यहाँ पे हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना, 4 कोऑर्डिनेट के बारे में सिर्फ थियोरेटिकली लिखिए। हाँ जी, किसकी मिरर इमेज में? इसकी बी के सामने तो बी नजर आएगा, ऊपर कहाँ? नहीं, मैं, आप बताओ, मेरे को तो यही लग रहा है कि सामने रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूं तो ऐसी तो नजर आएगा, ये वहां नजर आएगा। नहीं, अरे आप सोचो ना, मिरर रखा हुआ है, ऐसे कैसे हो जाएगा? बाकी सबको क्या लगे, ऊपर चला जाएगा, नहीं तो रहेगा। लिखिए, among the four coordinate complexes, among the four coordinate complexes, among the four coordinate complexes, the square planar compounds, the square planar compounds never exhibit optical isomerism. Square planar compounds never exhibit optical isomerism. Since being flat two-dimensional molecules, since being flat two-dimensional molecules, flat two-dimensional molecules, they always superimpose over their mirror image. They always superimpose over their mirror image. They always superimpose over their mirror image. However, the optical isomerism is just exhibited. The optical isomerism is just exhibited by the tetrahedral complex of type, by the tetrahedral complex of type MABCD, tetrahedral complex of type MABCD, due to the existence of chirality in them, due to the existence of chirality in them. Existence of chirality in them. ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा हो गया। इसमें कुछ करके नहीं देखना, स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर तो करेंगे नहीं, और टेट्राहेड्रल का बस ये टाइप करेगा, क्योंकि इसमें कायरलिटी इमेज पे सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा। अब आती है हमारा लास्ट टाइप, ये भी छोटा सा है, इसमें भी बहुत ही लिमिटेड सी पॉसिबिलिटी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। देखिए 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में याद रखिए, ए बी सी डी ई एफ, या A2B2C2 या A3B3, जो भी हमने कॉम्बिनेशंस करे थे, उनमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यानी कि जितने भी A2B2C2 टाइप होंगे या A3B3 टाइप होंगे, वो सब अपनी इमेज पे सुपर इंपोज कर जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 6 कोऑर्डिनेट में एग्जिबिट होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि द कंपाउंड शुड एटलीस्ट कंटेन 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 6 कोऑर्डिनेट में तब एग्जिबिट हो पाता है जब कम से कम 2 बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। यूनिडेंटेट के तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो आप, वो सुपरइंपोज कर ही जाएंगे, वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। और अगर एक बाइडेंटेट हुआ तो भी कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 बाइडेंटेट लिगेंड होने चाहिए। अब 2 बाइडेंटेट लिगेंड में भी होता क्या है वो मैं बताऊंगा ड्रॉ करके, पहले आप लिखिए इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखिए। इन 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस,
in 6 coordinate complexes, 6 coordinate complexes, the optical isomerism is only exhibited. The optical isomerism is only exhibited if the compound contains at least 2 bidentate ligands. At least 2 bidentate ligands. Moreover, only the cis isomer of these compounds, will exhibit optical isomerism. देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 बाइडेंटेट लिगेंड हो, से CuEn होल ट्वाइस BrCl, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता? करता है। एक से एक ट्रांस अभी हमने बनाया था। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 बातें लिखवाई हैं। एक तो आपको ये लिखवाया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम 2 बाइडेंटेट लिगेंड होने चाहिए, लेकिन इवन इन दीज कंपाउंड जिनमें 2 बाइडेंटेट लिगेंड भी होते हैं ना, उनका भी सिर्फ सिस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ट्रांस नहीं करेगा। क्योंकि ट्रांस आप देखेंगे हमेशा सुपर इंपोज कर जाएगा अपनी इमेज पे। आप देखो, पहले ट्रांस वाला देखो, CuEn BrCl। आप देखिए अक्रॉस द मिरर बिल्कुल सेम ऐसा ही नजर आएगा आपको, बिल्कुल जैसा यहां रखा हुआ वैसा ही वहां नजर आएगा, कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे लगेगा 2 बराबर एक जैसे डिजाइन बना दिए। आप देखिए मिरर के अंदर ऐसे ही तो नजर आएगा, और कोई अंतर लग रहा है दोनों में? एक ही चीज 2 बार बना दी मैंने, तो दिस इज द सेम कंपाउंड। तो ट्रांस वाला भी नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक ही चीज बन गई 2 बार, ठीक है। लेकिन सिस वाला, ये सिस आइसोमर है, इस सिस की मिरर इमेज अक्रॉस द मिरर चेक करिए। ये बनेगी, ये सुपर इंपोज नहीं करेंगे। आप पहले बताओ कि क्या कोई तरीका है कि हम इसे इसके ऊपर सुपर इंपोज कर पाए? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके ऊपर ना एक पिरामिड होता है, तो अगर आपको लग रहा है पलट के रख दें, तो पलट के तो रख नहीं पाओगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर फ्लैट है। ज्यादा से ज्यादा हम ये हो सकता था कि इसे हम 180 डिग्री रोटेट करें और फिर इसके ऊपर लाएं, लेकिन अगर आप इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे ना, तो ये BR नीचे पहुंचेगा, वहां देखो, समझ रहे हैं? तो फिर भी ये सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जहां पे 2 बाइडेंटेट लिगेंड है, उसका जो सिस आइसोमर होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ट्रांस वाला नहीं करेगा। ट्रांस वाला तो बिल्कुल एक जैसा ही देख रहा है आप। तो बड़ी लिमिटेड सी पॉसिबिलिटी है, यूनिडेंटेट की तो कोई पॉसिबिलिटी करेगी नहीं। और बाइडेंटेट में भी तब होगा, सॉरी 6 कोऑर्डिनेट तब होगा जब कम से कम 2 बाइडेंटेट लिगेंड होंगे, और बाइडेंटेट में भी सिस आइसोमर करेगा, ट्रांस आइसोमर नहीं। तो ये जो ट्रांस आइसोमर है, इसके अंदर तो हम लिख सकते हैं इसके नीचे सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, सुपर इंपोजेबल, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यहां पे नॉन सुपर इंपोजेबल इमेजेस है,
अब आप बताइए आपको चीजें समझ में आई कि नहीं, बस आपको इतनी सी पॉसिबिलिटी कर shows optical isomerism. बताइए, इज इट क्लियर टू यू? Yes, तो sir. 6 कोऑर्डिनेट में बस इतना थियोरेटिकली आप याद रखिए कि कम से कम प्रेजेंस ऑफ 2 बाइडेंटेट लिगेंड चाहिए, और जिनमें भी 2 बाइडेंटेट लिगेंड होंगे ना, उनका भी सिस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा, ट्रांस उनका भी नहीं करेगा। हो गया? तो देखिए, ये हमारा एक टॉपिक सेपरेट टॉपिक था, ये हमें बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है आपको, ये टॉपिक आपके बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका टॉपिक है, वो सिलेबस में है आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्डिंग किस तरह से अकर करती है, मतलब होता क्या है, मैं मेटल अलग से दे दूं, लिगेंड अलग से दे दूं, किस तरह से वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, कैसे वो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब जैसे मीथेन, ये तो हमें मालूम है कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी आप इसकी डिटेल पढ़ते हो ना कि कार्बन पहले एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर हाइब्रिड स्टेट में जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, फिर 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें इसके बारे में पढ़ना कि ये हमें मालूम है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन हुआ क्या, क्या कोई हाइब्रिडाइजेशन हुई, क्या कोई एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक डिफरेंट थ्योरीज आई, 3 या 4 थ्योरीज इनफैक्ट आज तक डेवलप करी गई, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 थ्योरीज रखी गई हैं, और 2 थ्योरीज भी इसलिए पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा द वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, पहले नाम सुनिए, एक तो होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और एक होती है लिगेंड फील्ड थ्योरी। 4 थ्योरीज होती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ आपके सिलेबस में 2 ही थ्योरीज आपको पढ़ाई जाएंगी, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम 2 थ्योरीज पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है इस चीज को लेके, और लिगेंड फील्ड थ्योरी भी आपके सिलेबस में नहीं है। सब लिखवा रहा हूं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन the bonding in coordination complexes, the bonding in coordination complexes
can be explained on the basis of following two theories. आपको दो ही लिखवा रहा हूं मैं. On the basis of following two theories. पहली लिखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, एंड दूसरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. CFT. हम एक एक करके दोनों थ्योरीज डिस्कस करेंगे. VBT पहले पढ़ेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि VBT को पढ़ते वक्त हम जब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो आपको एट द एंड ये रियलाइज होगा कुछ एग्जांपल्स पढ़ने के बाद कि VBT में कुछ एक ड्रॉबैक है, ठीक है, जो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाती. उस ड्रॉबैक, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फिर मैं आपको दूसरी थ्योरी करवाऊंगा, क्रिस्टल थ्योरी. सही है. सो VBT अपने आप में एक पूरी सफिशिएंट थ्योरी नहीं है, ऑल्दो बहुत कुछ ये सही बताती है. ये देखो, लिमिटेशन होना और फेलियर होना अलग बात होती है. VBT इज नॉट अ फेल्ड थ्योरी, ठीक है, ये एक वेल एक्सपेक्टेड थ्योरी है, लेकिन बस ये है कि ये कुछ पॉइंट्स जस्टिफाई नहीं कर पाती. अगर 90% सही बातें बताती है तो 10% चीजें नहीं बता पाती. हाँ, लेकिन गलत होना थ्योरी का अलग बात होती है. फेल्ड थ्योरी इज समथिंग एल्स की जो हम मान रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट वो था ही नहीं. तो इट इज नॉट अ फेल्ड थ्योरी, बट इट इज नॉट अ 100% सेटिस्फैक्टरी थ्योरी. तो VBT सबसे पहले हेडिंग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और इसी के नीचे पोस्टुलेट्स हेडिंग डाली. देखिए VBT के ना मैं 4 पोस्टुलेट्स लिखा रहा हूं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पोस्टुलेट्स आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे. ये पोस्टुलेट सिर्फ आपको इसलिए लिखवाए जा रहे हैं ताकि आपके माइंड में एक मेंटल विजुअलाइजेशन डेवलप हो जाए, एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि किस तरह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो आप 4 पोस्टुलेट्स लिखिए जस्ट टू इमेजिन दैट कि हो क्या रहा है. फिर हम उसे प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी. तो VBT के पोस्टुलेट्स में पहला पॉइंट लिखिए, द मेटल एटम first makes available certain vacant orbitals within its configuration, makes available certain vacant orbitals. The metal atom first makes available certain vacant orbitals within its configuration to arrange, to accommodate the lone pair of ligands. To accommodate the lone pair of ligands. दूसरा पॉइंट लिखिए, these vacant orbitals arranged by the metal atom, these vacant orbitals arranged by the metal atom these vacant orbitals arranged by the metal atom undergo the required hybridization, to form orbitals of same shape, size, symmetry and energy. Same shape, size, symmetry and energy. Third postulate लिखिए, the ligand molecules
the ligand molecules now starts approaching the ligand molecules now starts approaching the hybrid orbitals of the metal atom, along with their filled orbitals, containing lone pairs. और लास्ट पोस्टुलेट लिखिए, फाइनली the filled orbitals of the ligands overlap with the vacant hybrid orbitals of metal to form ligand to metal, ऐसे लिखेगा, to form ligand to metal coordinate bond. डन सर। ठीक, एक बार मैं थोड़ा सा एक सिनेरियो आपके माइंड में क्रिएट करता हूं, फिर उसके बाद ये पोस्टुलेट्स पढ़िएगा और फिर मैं एग्जांपल दूंगा आपको। देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसा केस है कि अगर हमारे घर भी कोई कॉल आता है किसी गेस्ट का कि हम आपके घर 4-5 दिन के लिए रहने आ, मान लीजिए 5-6 गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर में और हमें पहले से इंफॉर्मेशन मिलती है, कॉल आया कि सम गेस्ट आर अराइविंग एट आवर प्लेस, तो कुछ दिनों के लिए। तो फिर हमारे माइंड में एक प्लानिंग चलती रहती है ना कि हम अपने घर में पहले से सोचने लगते हैं कि रात को कौन सा रूम किसको देंगे, कौन कहाँ सोएगा। एक पहले से प्लानिंग होती है जब हमें पता चलता है कि कुछ लोग हमारे घर कुछ दिन के लिए रहने आ रहे हैं। सो वी स्टार्ट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट, रूम्स की प्लानिंग करते हैं, कौन कहाँ सोएगा रात को, उस तरह की प्लानिंग होती है। ठीक है, हम अपने रूम अपने घर में पहले देखेंगे कि कितनी जगह हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे किस किस को ठहराना है रात को। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि मेटल एटम को पता चलता है कि कुछ लिगेंड अपना लोन पेयर लेकर उसके पास आ रहे हैं और वो अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में रखेंगे। ये आपको मालूम है ना, मेटल का काम है अपना खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करना, लिगेंड का काम है अपना लोन पेयर लेकर आना, और लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल के खाली ऑर्बिटल में रखने वाला। तो जब मेटल को पता चलता है कि उसके पास कुछ 4 लिगेंड आ रहे हैं या 6 लिगेंड आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन 4 कोऑर्डिनेट या 6 कोऑर्डिनेट, तो मान लीजिए मेटल एटम को पता चला कि 4 लिगेंड उसके पास आ रहे हैं अपना लोन पेयर लेकर, तो मेटल एटम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में देखेगा कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने हैं अवेलेबल। ठीक है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 4s2 3d करके, तो कई बार देखना होता है कि d में कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, s के कितने ऑर्बिटल खाली हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि मेटल एटम को इंफॉर्मेशन मिली कि सर्टेन लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, तो मेटल एटम एक्टिंग अपॉन दैट इंफॉर्मेशन अपने अंदर कुछ खाली ऑर्बिटल अरेंज करता है। अगर उसे पता चलता है कि 6 लिगेंड आ रहे हैं तो वो अपने अंदर 6 खाली ऑर्बिटल्स अरेंज करेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक पेयर रहेगा। आपको मालूम है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब एक पेयर, और अगर 4 लिगेंड आ रहे हैं तो 4 पेयर लाएंगे ना, 4 unidentate ligand will bring 4 pairs, 6 unidentate ligand will bring 6 pairs। तो ये याद रखिए, अगर मेटल एटम को पता चला कि 4 लिगेंड उसके पास आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए, तो मेटल एटम क्या करेगा, अपनी ऑर्बिटल्स अपने अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन में 4 ऑर्बिटल्स खाली ऑर्बिटल्स अरेंज करेगा। मान लीजिए मेटल एटम को अपने अंदर एक s का ऑर्बिटल खाली मिल गया और 3 p के ऑर्बिटल खाली मिल गए। अब उसे अपने अंदर 4 रूम्स तो खाली मिल गए, लेकिन उसने देखा ये चारों रूम्स अलग अलग एनर्जी अलग अलग शेप के हैं। एक s ऑर्बिटल है, 3 p है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p डम्बल शेप्ड होती है, दोनों की एनर्जी भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में मेटल एटम क्या करेगा कि उन सारे रूम्स को एक जैसा बना देगा ताकि सारे गेस्ट को एक जैसा रूम मिल सके रहने के लिए। ऐसा ना हो कि किसी गेस्ट को थोड़ा अच्छा रूम मिल जाए, किसी को थोड़ा खराब रूम मिल जाए,
ठीक है, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मेटल एटम भी क्या करेगा, सारे लिगेंड को एक जैसा ऑर्बिटल देने के लिए ना सिर्फ वो अपने अंदर खाली ऑर्बिटल्स अरेंज करता है, बल्कि उन्हें हाइब्रिडाइज करके एक जैसा भी बना लेता है। तो पहले 2 स्टेप्स में मैंने आपको यही लिखवाया है कि पहले तो मेटल एटम को जब पता चलता है कि सर्टेन लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, तो मेटल एटम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में अपने अंदर ढूंढता है कि उसके पास कितने खाली ऑर्बिटल हैं, और जितने भी खाली ऑर्बिटल उसे मिलते हैं उन सब ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करके एक जैसा बना लेता है, एक जैसी शेप, साइज, सिमेट्री का बना लेता है। अब जब मेटल एटम ने अपने अंदर सारी तैयारी कर ली, अपने सारे ऑर्बिटल प्रिपेयर कर लिए, तब सामने से लिगेंड चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब मेटल एटम ने तो अपनी तैयारी कर ली, वो अपने खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके बैठ गया और लिगेंड के आने का इंतजार कर रहा है। अब सामने से लिगेंड अपना फील्ड ऑर्बिटल लेकर आ रहा है, जिसमें उसका लोन पेयर रहता है। लिगेंड के पास लोन पेयर है, वो भी तो उसके ऑर्बिटल में रहता होगा ना। तो लिगेंड को पता चलता है कि मेटल एटम ने तैयारी कर लिया उसके रखने के लिए, तो लिगेंड धीरे धीरे इसकी तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करता है। और जब लिगेंड बिल्कुल इसके पास आ जाता है, तो लिगेंड का भरा हुआ ऑर्बिटल मेटल के उस वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है, और ऐसा करने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब तक सिर्फ लिगेंड की थी, अब वो मेटल की भी हो जाती है। अब दोनों शेयर करते हैं, लेकिन इस शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन सिर्फ लिगेंड से आया, मेटल ने तो सिर्फ जगह प्रोवाइड करी। तो ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन माइंड में डेवलप करने के लिए 4 पोस्टुलेट्स लिखवाए, लेकिन इन्हीं पोस्टुलेट्स को और अच्छी तरह क्लियर करेंगे अब विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं, एक प्रॉपर क्वेश्चन, कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, एंड व्हाट इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए, on the basis of VBD, on the basis of VBD, on the basis of VBD, explain the geometry, hybridization and magnetic behavior, geometry, hybridization and magnetic behavior of के आगे कंपाउंड FeCN6 4 नेगेटिव। देखिए बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली बोर्ड में बिल्कुल प्रॉपर यही लैंग्वेज होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ VBD एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ गिवन कंपाउंड। यही लिखा है ना, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ के आगे कंपाउंड अलग अलग हो सकती हैं, ये मैं आपको डिफरेंट कंपाउंड्स करवाऊंगा। 3 चीजें पूछी जाएंगी आपसे, तो आपको कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे करवा रहा हूं, कुछ भी नोट मत करिएगा क्योंकि इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं बीच में, तो इसलिए आप नोट मत करिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी होगी। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, वो होती है 4s2 3d6। आपको याद होगा जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके होते हैं, और 4s2 के बाद अगले 6 इलेक्ट्रॉन 3d में जाते हैं। ठीक है, 4s2 3d6। अब हम सबसे पहले इस ग्राउंड स्टेट को ड्रॉ करेंगे। विल ड्रॉ दिस ग्राउंड स्टेट डायग्राम। देखिए 4s2 3d6 में बनाएंगे पहले 3d, क्योंकि स्ट्रक्चरली 3D पहले आता है। 3D, दिस इज 4s, ये देखिए 3d6 इज 1 2 3 4 5 6 और 4s2, और 4 में आपको पता है 4 में D भी होता है, सॉरी 4 में P भी होता है और 4 में D भी होता है, तो वो भी बना लेंगे। इसके पास वैलेंशियल 4 है ना, और 4 में इसके पास p ऑर्बिटल भी तो है, d ऑर्बिटल भी तो है, इनफैक्ट 4 में तो f भी होता है, तो इसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, तो वैलेंस शेल के हम कुछ ऑर्बिटल बना लेंगे। सो दिस इज 3d6 4s2। ये तो हमने Fe की ग्राउंड स्टेट बनाई। अब यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आ रही है x मान के। इस कंपाउंड में Fe क्या है, Fe 0 तो नहीं है, क्या है Fe2 पॉजिटिव। Fex -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा, है ना। तो दूसरा डायग्राम बनेगा Fe2 प्लस का। Fe2 प्लस की बताइए पहले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी,
3d6 4s0 3d6। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलते हैं, 3d में थोड़ा ना निकलते हैं, ठीक है। तो 4s0 3d6। तो अगला डायग्राम बनेगा इस मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का। जिसमें आप 3d6 तो एज इट इज दिखाओगे, 4s खाली हो जाएगा, 4p 4d ये सब पहले से ही खाली है। तो बेसिकली यहां से हमारा पहला पोस्टुलेट स्टार्ट होता है कि इस Fe2+ को पता चलता है कि कुछ लिगेंड इसकी तरफ आ रहे हैं। कितने लिगेंड? 6 लिगेंड। तो ये अपने अंदर 6 खाली ऑर्बिटल ढूंढेगा, ठीक है। तो ये देखता है कि मेरे पास तो बहुत सारे खाली ऑर्बिटल पड़े हैं, S भी है, S में एक ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में बहुत सारे ऑर्बिटल है, F में भी खाली ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। तो इसके पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे रूम्स खाली पड़े, उनमें से कुछ रूम ये गेस्ट के रहने के लिए सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो देखो इन रूम्स में तो इसके अपने मेंबर्स रहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये क्या करेगा, एक S 3p और 2d, क्योंकि 6 ऑर्बिटल चाहिए ना, तो पहले खाली ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हुए 6 ऑर्बिटल, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर देगा, क्योंकि 6 लिगेंड आ रहे हैं। तो ये 6 ऑर्बिटल तो इसे मिल गए अपने अंदर। पहले तो ये ढूंढता है कि इसके पास इतनी जगह है भी कि नहीं है। जब इसे अपनी इतनी जगह मिल जाती है तो उन 6 रूम्स को हाइब्रिडाइज करके एक जैसा बना, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर देगा, सब एक जैसे बन जाएंगे। और जब एक जैसे बन जाएंगे तो अगले स्टेप में FeCN6 सुनते जाइएगा पहले, अभी डाउट मत पूछिएगा। अगले स्टेप में ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज, और यहां जो आपने 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करे ना, कुछ बुक्स में इन्हें एक जैसा भी बना के दिखा दिया जाता है। आप चाहो तो इन्हें एक जैसा बना दो, ये सब एक जैसे बना दिए। ईच वन इज नोन एज sp3d2। अब किसी को भी इंडिविजुअली हम 4s या 4p नहीं बोलते हाइब्रिडाइजेशन के बाद, सबका नाम भी sp3d2 sp3d2 हो जाता है। इन सब में एक एक CN का इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दो कि 6 CN आए होंगे, हर एक CN अपने एक पेयर इसमें, एक पेयर इसमें, एक पेयर इसमें रख दिया होगा। CN के जो पेयर है ना, वो आप दूसरे पैटर्न, दूसरे डिजाइन से दिखाएंगे, एरो से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक पूरे बने हुए डायग्राम में जब सारे ही एरोस बना दोगे तो पता नहीं चलेगा कौन से मेटल के इलेक्ट्रॉन है, कौन से लिगेंड है, सही है। सो टू डिस्टिंग्विश हम एक डिफरेंट डिजाइन यूज करते हैं। अगर आपने यहाँ पे एरो यूज करें तो यहाँ पे क्रॉसेस यूज करते हैं। और उसके बाद 4d के बचे हुए 3, 4d0, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक बार फिर से सुनिए, कुछ ड्रॉ मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसमें कॉम्प्लेक्स में जो मेटल एटम है पहले तो उसकी ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करें, ठीक है, मतलब जैसा वो पीरियोडिक टेबल में होता है फ्री फॉर्म में। फिर उसके बाद देखना है कि आपके कॉम्प्लेक्स में उस मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। फिर दूसरे नंबर पे उस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर उस ऑक्सीडेशन स्टेट में देखना है कि उसके पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स आगे तक सफिशिएंट ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं तो 6 ऑर्बिटल सेलेक्ट करके हाइब्रिडाइज करेंगे, अगर 4 लिगेंड आ रहे हैं तो 4 ऑर्बिटल सेलेक्ट करके हाइब्रिडाइज करेंगे। और जब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक एक लिगेंड का एक एक पेयर रख देंगे, और अल्टीमेटली आप बोलेंगे लास्ट में कि द मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज, sp3d2 हाइब्रिडाइज। sp3d2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी? 6 वाली ज्योमेट्री मैंने बताई थी ना वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी में, 6 कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा गया था, क्या इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो पैरामैग्नेट। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते, मेटल के लिगेंड के सब मिला के सारे पेयर्ड होते, तो हम बोलते हैं डायमैग्नेट, सही है। तो बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले मेटल एटम की ग्राउंड स्टेट, फिर मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का डायग्राम, फिर उस ऑक्सीडेशन स्टेट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज कर लिए, और उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक एक लिगेंड का एक एक पेयर रख। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बताइए, जो ऑनलाइन है वो बताइए, क्या क्लियर है ये जो मैंने बताया? यस सर। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं इतनी देर से बता रहा हूं। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड थिंग कि हम सोच रहे थे कि शायद ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब देखिए, अब है मेन चीज। वीबीडी हमें यह बताती है कि लिगेंड भी 2 टाइप्स के होते हैं। लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं,
strong field ligands and weak field ligands. There are two types of ligand. कुछ ligand होते हैं strong field ligand, कुछ ligand होते हैं weak field ligand. Strong field ligand वो होते हैं जो कार्बन या नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं. जितने भी ligand कार्बन के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं, जिनमें या तो कार्बन डोनर होता है या नाइट्रोजन डोनर होता है, they are strong field ligand. और strong field ligand क्या करते हैं? देखो, मेटल एटम ने इन 6 CN को रखने के लिए अपने ये 6 ऑर्बिटल ऑफर करे थे, लेकिन जब CN आया और उस CN ने देखा कि यहां पे भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, ठीक है, तो CN ने कहा कि मुझे हायर एनर्जी वाले क्यों दे रहे हो, मुझे लोअर एनर्जी वाले रूम दो. समझ रहे हैं, लोअर एनर्जी में भी तो जगह है. मेटल ने बोला कि यहां तो मेरे मेंबर्स रहते हैं, तो CN ने बोला आप इसे पीछे शिफ्ट करो, एक एक रूम में 2-2 जने सो, लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाला रूम चाहिए. ठीक है, तो strong field ligand has this ability to push the unpaired electrons of the metal atom backward. Strong field ligand में ये एबिलिटी होती है कि अगर मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक ऑर्बिटल में एक एक, तो उन्हें पुश कर देता है रिपल्शन से, उन्हें लोअर एनर्जी पे पुश करके अपने लिए लोअर एनर्जी वाले ले लेता है, rather than taking higher energy. मेटल एटम ये वाले ऑफर कर रहा था, लेकिन लिगेंड ने कहा कि जब आपके पास यहाँ पे जगह है तो हमें लोअर एनर्जी वाले रूम. सही है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करा. अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे पुश हो जाएंगे तो ये 2 जगह खाली हो जाएंगी, और ये 2 जगह खाली हो गई तो अब मेटल एटम को हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी, यहां से स्टार्ट करते हुए D2sp3. D2sp3 समझ रहे हैं? अब देखो अगला डायग्राम कैसे बनेगा. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में होगा जो कार्बन या नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं. अभी पूरी बात सुनिए, अब समझ में आएगा आपको सारा. FeCN6 4 नेगेटिव के केस में अल्टीमेटली शुरू के 3 में तो मेटल के अपने ऑर्बिटल्स पुश बैक होके अकोमोडेट हो गए. 3d6 ये तो मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन है जो सारे में स्प्रेडेड थे, लिगेंड अपने रिपल्शन से पुश बैक कर दिए. और यहां से स्टार्ट करते हुए अब आपको, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे ऐसे बना लो, इन यहां से इन 6 को अलग करके बना देते हैं. ये 3d6 है, इनमें सब में एक एक CN का एक एक पेयर दिखाना है. Each one will be known as D2sp3. और ये हमने 4d यूज ही नहीं करा, बिल्कुल भी 4d एज इट इज. तो आप अल्टीमेटली 3 चीजें पूछी गई थी आपसे पूछी गई थी हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई D2sp3. ज्योमेट्री भी देखी, देखो 6 कोऑर्डिनेट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन ये याद रखिएगा इवन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज ऑफ 2 टाइप्स. एक होती है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल और एक होती है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल. अगर लिगेंड ने पीछे के 2 डी नहीं है ना, 3 के डी नहीं है, पीछे जहां पे मेटल के इलेक्ट्रॉन रह रहे थे वहीं पे पुश करके पीछे के 2 डी नहीं है, तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल. और जो मैंने पहले करवाया था sp3d2 बाहर वाली डी, वो होता है आउटर ऑर्बिटल. तो आपको पूरा सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कुछ नहीं होता, या तो इनर होता है या आउटर होता है. तो ज्योमेट्री का नाम होगा इस केस में इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल. और आप बताइए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी. आप देखिए ये एक्चुअली डायामैग्नेटिक. तो इस केस में एक्चुअली ये होगा. मैं लिखवाऊंगा कि रीजन क्या है इसका. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखो, अगर यहां पे होता है FeCl6 4 नेगेटिव, तो इसमें तो कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर नहीं है, ये वीक फील्ड लिगेंड है. इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश कर सके. इस केस में वो होता जो मैंने पहले बताया. ठीक है, यहां फिर मेटल एटम जो जगह देता, लिगेंड चुपचाप उसमें रह लेता, क्योंकि लिगेंड में एबिलिटी नहीं थी कि मेटल के इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश कर सके. लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज दिस एबिलिटी टू पुश बैक द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एटम टू ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पुश होंगे, वीक फील्ड लिगेंड पुश नहीं कर पाएंगे, उनमें आगे वाले ऑर्बिटल्स लिए जाएंगे. समझ में आया ये? ठीक है, तो इस केस में आपको ऐसे करना है, पहले आप ये ड्रॉ करो, फिर मैं स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं. अब इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, एक एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा आपको. जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? यस.
डन सर। ओके, डन सर। सबने ड्रॉ कर लिया? कोई भी डाउट इसमें? ठीक है, एक स्टेटमेंट मैं इसके नीचे बोल रहा हूं, हो गया संस्कृति? एक स्टेटमेंट लिख लीजिए इसके नीचे, द यूनिडेंटेट ligands which coordinate through either carbon or nitrogen, the unidentate ligands which coordinate through either carbon or nitrogen are strong field ligands, but the bidentate ligands are always strong. Further लिखें, all these strong field ligands But the bidentate ligands are available. bidentate ligands are always strong. और उसके बाद लिखना है, उसके बाद क्या बोला था मैंने? All these strong field strong field ligands has the ability to push back the unpaired electrons, of the metal atom, to occupy the lower energy d orbitals. तो याद रखिए, देखिए यूनिडेंटेट में सिर्फ वो लिगेंड स्ट्रांग होते हैं जो या तो कार्बन के थ्रू डोनेट करते हैं या नाइट्रोजन के थ्रू। लेकिन बायडेंटेट में चाहे वो किसी के थ्रू भी डोनेट करें, बायडेंटेट और ऑलवेज स्ट्रांग। बायडेंटेट लिगेंड तो हमेशा स्ट्रांग होती है। कोई भी बायडेंटेट लिगेंड ये एबिलिटी रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे पुश बैक करता है। यूनिडेंटेट में ये एबिलिटी सिर्फ तब आती है जब कार्बन या नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन होता है। और स्ट्रांग का मतलब आप समझ गए, वो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश बैक करके उनकी पेयरिंग करेंगे और पीछे के डी ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में अपने लिए जगह ऑक्यूपाई करवाने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन इसके हमें 4-5 एग्जांपल्स और देखनी है। ये एग्जांपल मैंने 6 कोऑर्डिनेट का करवाया है, 4 कोऑर्डिनेट के भी एग्जांपल्स देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतना कर नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है। तो मान लो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद 5 होते,
तो फिर ये डायमैग्नेटिक कैसे होता, पीछे पुश होने के बाद भी 5 ही रहते, ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है। गुड डे सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।